कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम विकास की अवधारणा को पढ़ते हैं। ठीक है, जो आपके हॉस्टल वार्डन और सहायक शिक्षक शिक्षक और सीटेट और सीजीटेट इन सब के लिए चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो देखते हैं विकास क्या है, विकास की अवधारणा क्या है। इसको पहले हम अपने से समझते हैं, फिर बाद में इसको देखते हैं। ठीक है, देखिएगा, हमने कहा विकास क्या है ना। विकास, अगर हम बात विकास की करते हैं तो सामान्यतः परिभाषाएं मिलती हैं कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति में प्रारंभ से मतलब गर्भकाल से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। ठीक है ना, ये सब जगह मिल जाता है। लेकिन वास्तव में अगर हम पूछें कि विकास क्या है, तो इसको समझने के लिए कहाँ हमें जाना पड़ेगा? वृद्धि में जाना पड़ेगा। ठीक है ना, विकास को आप बिना वृद्धि के नहीं समझ सकते। तो पहले देखते हैं वृद्धि क्या है। ठीक है ना, देखो पुनः यहाँ पे पहुंचूंगा, लेकिन आप देखिए पहले क्या है, वृद्धि क्या है। ठीक है ना, तो देखो वृद्धि मतलब होता है बढ़ना या विस्तृत होना। ठीक है ना, बढ़ना या विस्तृत होना, बड़ा हो जाना, है ना। ये बड़ा होना, आकार में बढ़ जाना, ये सारा का सारा क्या होगा? वृद्धि कहलाती है। वृद्धि जो है वो केवल जैसे बालक, अभी देखो ये छोटा सा एक बालक है, लेकिन धीमे धीमे करके ये बड़ा हो गया, फिर उससे और बड़ा। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे बालक बड़ा होता जा रहा है शारीरिक रूप से। तो हम कहेंगे कि इसमें क्या हो रहा है? विकास, वृद्धि हो रही है। ठीक है ना, अभी हम विकास की बात नहीं करेंगे, अभी हम कहते हैं ये वृद्धि हो रही है। ओके, अब अगर ये शारीरिक रूप से ये बालक है और ये अगर आपका कैसे शारीरिक रूप से बढ़ रहा है, शारीरिक वृद्धि हो रही है, साथ में आपकी बालक में मानसिक वृद्धि भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, दूसरा मानसिक वृद्धि, तीसरा सामाजिक वृद्धि, और चौथा आपका आता है संवेगात्मक वृद्धि। ठीक है ना, ये चार वृद्धि जब अगर बालक में, अगर ह्यूमन बीइंग है तो स्वभावता है कि मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक रूप से भी उसमें वृद्धि हो रही होगी। लेकिन हमें देखने को मिलता है बाहर से केवल कि शरीर बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो जब देखो किसी बालक में अगर विकास को हम जानना चाहेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि उसकी शारीरिक वृद्धि हो रही है, मानसिक वृद्धि हो रही है, सामाजिक वृद्धि हो रही है और संवेगात्मक वृद्धि भी हो रही होगी। ठीक, जब ये सारी वृद्धियां हो रही होंगी तो इनके गुणात्मक परिणाम को मैंने क्या किया, इन सब में आपस में गुणा कर दिया। तो यहां देखो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, इन सारी वृद्धियों का अगर हम गुणात्मक परिणाम देखें तो उसे हम क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। ठीक है, अब बात समझ में आई। अभी विकास का केवल एक प्रक्रिया समझ में आ रही थी कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है ना, जो गर्भ काल से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत चलती है। लेकिन विकास एक्चुअली है क्या? वो तो क्या हो गया कि वृद्धि के कौन कौन सी वृद्धि? शारीरिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि, सामाजिक वृद्धि और संवेगात्मक वृद्धि का गुणात्मक परिणाम जो होता है वो विकास होता है। क्लियर हो गया ना? चलिएगा आगे बढ़े। अगर हम मान लेते हैं क्या कि अगर शारीरिक रूप से बालक बढ़ रहा है और मानसिक रूप और सामाजिक या संवेगात्मक किसी एक पक्ष में भी वृद्धि नहीं हो रही है, ठीक है ना, इसमें तो हो रही है, इसमें नहीं हो रही है, इसमें हो रही है, ठीक है ना, तो इनमें से अगर कोई भी पहलू आप जीरो कर दिए
या कम कर दिए तो ये विकास को सीधे सीधे प्रभावित करेगा। अगर मान लेते हैं शारीरिक वृद्धि तो हुई लेकिन मानसिक वृद्धि क्या हो गई, 0 हो गई, तो अब देखिएगा इनकी अगर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से इनको गुणा करेंगे तो 0 का जैसे ही गुणा हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा 0, मतलब विकास क्या हो गया, फिर 0 हो गया। मीन्स ये हो गया कि अगर आप केवल और केवल शारीरिक रूप से बढ़ते जा रहे हैं और आपके मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक पहलू 0 हैं या नहीं बढ़ रहे हैं या कोई एक भी नहीं बढ़ रहा है तो विकास नहीं हो रहा है। ठीक है ना। अगर ये चारों बढ़ रहे हैं तभी हम कहेंगे विकास हो रहा है। क्लियर हुई बात? ओके, तो अब हमारी बात क्लियर है, तो अब हम पहुंच सकते हैं कि विकास क्या होता है। ठीक है ना। तो देखो एक और चीज समझ लें कि जो वृद्धि है वह केवल बढ़ रही है, एकात्मक है। वृद्धि कैसी है, एकात्मक। एक क्वेश्चन बन चुके हैं, वृद्धि कैसी है, एकात्मक है। दूसरे क्या है, वृद्धि अगर बालक बढ़ रहा है तो हमें दिखाई दे रहा है, मतलब वृद्धि कैसी है, स्वरूपगत है। कैसे है, स्वरूपगत भी है। फिर वृद्धि कैसे है, एकात्मक है, स्वरूपगत है। दूसरे आप इसको माप सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये मात्रात्मक भी हो गया। इस प्रकार हम कहेंगे कि वृद्धि क्या, एकात्मक पहलू, स्वरूपगत और मात्रात्मक पहलू है। लेकिन अब हम इन्हीं को विकास के संदर्भ में देखें तो विकास तो केवल एकात्मक नहीं है, वृद्धि तो एक एक पक्ष में लेके चल रही है, लेकिन ये तो सभी में जब बढ़ोतरी होगी तभी हम विकास कहेंगे। तो हम इसको कहेंगे कि विकास जो है वह एकात्मक ना होकर क्या है, बहुमुखी है। ठीक है। दूसरा क्या है, ये स्वरूपगत है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दिखाई दे रहा ही है वृद्धि, लेकिन विकास दिखाई नहीं देता है, तो वो क्या होता है, मानसिक स्तर। वृद्धि क्या और विकास क्या है, मानसिक स्तर पर होता है। ठीक है ना। तीसरा ये मात्रात्मक है, तो ये क्या है, गुणात्मक। विकास क्या है, गुणात्मक। ओके, ध्यान रखना ये आपका क्या है, वृद्धि, और ये क्या है आपका विकास। यहां से कई बार क्वेश्चन बने हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब आप देखिए कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो देखो ये लिखा है विकास क्या है, विकास क्या है, एक सार्वभौमिक या यूनिवर्सल प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती है। ठीक है ना, अविराम बिना रुके लगातार चलती है। और जबकि वृद्धि क्या होती है, कुछ समय बाद रुक जाती है। ओके, विकास क्या है, गर्भ से कब्र तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है। हर लोग इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि विकास केवल अभिवृद्धि, अभिवृद्धि मतलब बड़ा हो जाना, ठीक है ना, का नाम नहीं, बल्कि विकास में व्यवस्थित और समनुगत परिवर्तन निहित होते हैं। यहां हमें ध्यान देना है व्यवस्थित पे और एक समनुगत परिवर्तन। ठीक है ना। जैसे समनुगत इसमें दिख रहा है आपको, ये समनुगत। ठीक है ना। इसका क्वेश्चन बना है सीटेट में, क्या बना है कि समनुगत परिवर्तन से क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ है। व्यवस्थित तो आप जान रहे होंगे, व्यवस्थित मतलब एक तरीका से क्रमबद्ध, जैसे ए के बाद बी प्रक्रिया, बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई, ये लगातार, जैसे छोटा सा बच्चा फिर बड़ा होता गया धीमे धीमे, एक निश्चित प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो वो तो हो गई क्रमबद्ध कि ए क्रिया सीखने के बाद बी पे पहुंचेगा और बी के सीखने के बाद सी पर, फिर डी पर। जैसे बालक एक छोटा सा होता है, जन्म जब हुआ उसका, तो वो प्रारंभिक तौर पे क्या होता है, सीधे पड़ा रहता है और रोता है, लेकिन एक दो दिन बाद देखें हाथ पैर भी खूब चलाता है और रोता भी खूब है।
ठीक है ना। धीमे से वह पलटना सीख जाता है, पलटने के बाद वह अपनी ठुड्डी उठाना सीखता है, ठीक है ना। फिर वह धीमे धीमे करके बैठना, किसी चीज को पकड़ के खड़ा होना, फिर उस चीज को, जैसे आपके बेड है, कुर्सी है, टेबल है, मेज है, इनको पकड़ के चलना। इसके बाद वह धीमे धीमे स्वतंत्र खड़ा होने लगता है, इसके बाद वह चलना सीख जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा है कि ए के बाद बी प्रक्रिया सीधे सीधे आ रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ए के बाद सीधा क्या आ गया, डी आ जाए, तो ये क्रमबद्ध नहीं होगा, व्यवस्थित नहीं होगा। कि कोई बच्चा ऐसा नहीं होता है कि 3-4 माह पढ़े रहे, फिर सीधे बैठ गए और फिर कुछ समय बाद सीधे चलने लग गए, सीधे दौड़ने लग गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बी टर्म है और सी टर्म है, ये आपकी क्रियाएं हैं अवस्था में घटित होने वाली, वो सारे के सारे A to Z आपके होंगे, तो वो तो व्यवस्थित है। लेकिन समनुगत क्या है, तो समनुगत का मतलब होता है कि जो विकास में परिवर्तन हुए, कौन से परिवर्तन, जैसे हमने कहा था ए से बी आया, ठीक है ना। तो ए क्रिया सीखने के बाद जब वह बी क्रिया को सीखता है तो ए क्रिया से कुछ ना कुछ ट्रांसफर करता है बी क्रिया को सीखने में। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। जैसे कि बालक जब सीधे खड़ा होना सीख जाता है तो खड़े होने की जो क्रिया है उससे वह चलने के लिए जब सीधे चलता है तो उसमें वह अपने खड़े होने का बैलेंसिंग यूज कर लेता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति अगर साइकिल चलाना सीख जाता है तो जब वह मोटरसाइकिल चलाना सीखता है तो क्या करता है कि साइकिल का बैलेंसिंग वह मोटरसाइकिल में ट्रांसफर कर लिया और नई चीज क्या सीखी, केवल क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, गियर वगैरह, बाकी तो सब हो गया, ठीक है ना। बाकी उसने बैलेंसिंग साइकिल से ले ली थी। तो यही है समनुगत, मतलब इसको अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, विकास में होने वाले परिवर्तन, विकास में होने वाले परिवर्तन संबंध विहीन नहीं होते, ठीक है ना। विकास में होने वाले परिवर्तन संबंध विहीन नहीं होते, ये हो गया क्या, समनुगत का अर्थ। अब आगे चलते हैं, फिर आया वृद्धि क्या है। हालांकि मैं आपको वृद्धि बता चुका हूं कि वृद्धि का अर्थ क्या है, शरीर का बढ़ना या विस्तृत होना, अर्थात ऐसे परिवर्तन जिनमें शरीर भारी, बड़ा और लंबा हो जाता है, क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है, ठीक है ना। यह लंबाई, वजन, आकार, अनुपात आदि में परिवर्तन दिखाता है, ठीक है ना। इसलिए यह क्या है, मात्रात्मक, अभी बताए थे ना, मात्रात्मक है, स्वरूपगत है, एकात्मक होती है, ठीक है। वृद्धि को हम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक वृद्धि के रूप में देखते हैं, जबकि विकास अगर देखें तो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक वृद्धियों के गुणात्मक परिणाम को कहते हैं। देखिएगा ये है, जबकि विकास को हम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक वृद्धि के गुणात्मक परिणाम के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। इसलिए विकास को हम गुणात्मक, यहाँ पे देखो ये था आपका मात्रात्मक, ये क्या है, गुणात्मक। मानसिक स्तर ये स्वरूप पर था, बहुमुखी, और ये क्या था, एकात्मक रूप में देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका विकास और वृद्धि में एक सामान्यतः अंतर के रूप में स्पष्ट है, ठीक है ना। अब क्या होता है, विकास के स्वरूप क्या है, ठीक है ना, इसको जानते हैं। विकास क्या है ये तो जान गए, लेकिन विकास देखेगा कैसे, इसके क्या स्वरूप हैं, तो इसमें पहला आता है आकार में परिवर्तन। अगर विकास हो रहा है तो आकार में परिवर्तन होगा, चाहे वह लंबाई में हो, चाहे आकार में हो, चाहे भार में हो, ठीक है ना। दूसरा, अनुपातिक अंगों में परिवर्तन होगा। अनुपातिक अंग में कैसे, जैसे पूरा शरीर है बालक का, तो वह सिर से लेके पैर तक या पैर से सिर तक एक निश्चित अनुपात में वृद्धि करेगा, बढ़ेगा,
ठीक है ना, ये एक अनुपात है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग या बेस पर दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, ये यहां से एक क्वेश्चन है कि यदि बालक के दांत निकल रहे हैं, ठीक है ना, क्या होता है इसमें से क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन आया अनुपातिक अंगों वाला ना, आनुपातिक अंगों में परिवर्तन, यहीं से था। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें कहा कि बालक के दांत का निकलना निम्न में से कौन से अंग की परिपक्वता दर्शाता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पर विशेष। इसमें ऑप्शन ए बी सी डी, एक कहेगा दांत, मुख, जबड़ा, पेट। ठीक है ना, ये चार ऑप्शन है आपके सामने कि बालक के दांत का निकलना निम्न में से कौन से अंग की परिपक्वता दर्शाता है। तो बहुत से बालक इसमें दांत, मुख और जबड़ा पे ध्यान देते हैं, जबकि दांत का संबंध सीधे सीधे पेट की परिपक्वता को बताता है। देखिए, प्रारंभ में बच्चे के दांत नहीं होते हैं, उसका कारण यही था क्या कि स्टमक अभी तैयार ही नहीं है कुछ पचाने के लिए, इसलिए उसने दांत नहीं दिए थे। अब जैसे जैसे स्टमक तैयार हो रहा है उस अनुपात में उसने दांत दिए, तो 5वें माह में लगभग क्या दांत का निकलना प्रारंभ हो जाता है। 6वें माह में एक प्रोग्राम भी शायद रखा जाता है, जैसे मुंह जुठार बोलते हैं छत्तीसगढ़ में। बाकी एक अन्नप्राशन, इसका मुख्य नाम है, अन्नप्राशन का कार्यक्रम होता है जिसमें बच्चे को उसका मामा कुछ ना कुछ खिलाता है, जैसे दूध, भात वगैरह ऐसी चीजें। ठीक है ना, तो ये कब करते हैं 5वें 6वें माह में, तब दांत निकलता है। मतलब स्टमक ने आपको क्या दे दिया, संकेत दे दिया कि भाई अब मैं कुछ पचाने के लायक हो गया हूं, आप मुझे दीजिए। ये दांत का और पेट का सीधा संबंध। जैसे जैसे स्टमक तैयार होता जाएगा वैसे वैसे उसके दांत निकलते जाएंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? इसके अगर देखा जाए तो दाढ़ सबसे बाद में आती है। क्यों आती है? क्योंकि स्टमक कहता है कि हम सबसे बाद में हार्ड मटेरियल पचाने लायक होंगे, तो हम तभी देंगे। अगर पहले से दाढ़ आ जाती तो बालक सीधे चना मटर वगैरह खाता हो, उसका पेट उसे डाइजेस्ट कर नहीं पाता, बड़ा प्रॉब्लम होता है, रोज के रोज समस्या खड़ी हो जाती। तो प्राकृतिक रूप से ही पेट क्या कर रहा है, अपना खुद समायोजन कर लेगा, भाई तुम्हें करने की जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो दूध दलिया से प्रारंभ हो जाता है कार्यक्रम। धीमे धीमे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके दांत निकलते आएंगे और आपका स्टमक पूर्ण परिपक्व हो गया तो पूरे दांत आ गए। ठीक है ना, ओके। चलिए, दूसरा यहीं पे एक और बनता है कि दांत का टूटना अगर बुढ़ापे में, ऐसे पूछ लिया जाए कि दांत का बुढ़ापे में टूटना निम्न में से कौन से अंग की दुर्बलता दर्शाता है, तो भी वही हो जाएगा आंसर, क्या? पेट। क्योंकि प्रारंभ में अभी परिपक्वता कौन दर्शा रहा था? पेट। और दुर्बलता भी कौन दर्शाएगा? पेट। क्योंकि जैसे जैसे पेट कमजोर होगा तो वह सबसे पहले तो हार्ड मटेरियल पचाने में प्रॉब्लम करेगा, तो वो क्या करता है पता है? सबसे पहले दाढ़ तोड़ देता है। दाढ़ तोड़ देगा तो हार्ड मटेरियल तुम खा नहीं पाओगे, नहीं खा पाओगे तो उसे पचाना नहीं पड़ेगा। और कमजोर होगा तो वह और धीमे से और दांतों को तोड़ देता है। जब सारे दांत टूट जाते हैं, आप देखिए, समझ लीजिए बुढ़ापा, प्योर बुढ़ापा चल रहा है। अब उसने कह दिया कि भाई मैं अब कुछ नहीं पचा सकता हूं, केवल आप दूध दलिया जो शुरुआत में दिए थे ना, अब उसी पे आ जाओ लौट के। तो दूध से प्रारंभ और दूध पे ही अंत हो जाता है।
ठीक है ना। इसके साथ एक और क्वेश्चन आप देखिएगा, एक और क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है। इसका एक क्वेश्चन है कि बच्चे दांत की नींव, बच्चे में, बालक में दांत की नींव कौन से माह में पड़ती है, ठीक है ना, कौन से माह में पड़ती है। तो यहां पे ऑप्शन मिलेंगे आपको, जैसे कि पहला ये कहेगा गर्भ के 5वें माह में, दूसरा प्रसव के बाद 5वें माह में, या गर्भ के 8वें माह में, या प्रसव के बाद 8वें माह में, ठीक है ना। इस पर दिखाई दे रहा होगा, ये कह रहा है बच्चे की, बालक के दांत की नींव कौन से माह में पड़ती है। ध्यान रखिएगा, इसने जब माह पूछा, नींव लिखा है अगर यहां पे इसने कहा नींव, तो नींव पे ध्यान देंगे आप, तो नींव पड़ेगी उसके गर्भ के 5वें माह में, ठीक है ना। दांत की नींव तो पड़ जाएगी गर्भ में 5वें माह में, लेकिन लोग इसको क्या समझ लेते हैं, कब दांत निकलता है, तो 5वां माह है, तो वो गर्भ के बाद, मतलब प्रसव काल के बाद 5वें माह। अधिकांश बच्चे प्रसव के बाद 5वां माह लगाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये नींव तो पड़ गई कब, गर्भ में ही पड़ गई। जब दूसरा, इसी का दूसरा जो पैटर्न है क्वेश्चन का, अगर इसको देखें हम, तो दूसरा इसी पैटर्न का क्वेश्चन क्या है कि बच्चे का दांत का निकलना, बच्चे के दांत का निकलना कौन से माह में, कौन से माह में प्रारंभ होता है, ठीक है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तब आपका ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो पाएगा। लेकिन नींव की अगर बात आए तो नींव तो आपकी भाई गर्भ अवस्था में 5वें माह में ही पड़ेगी, और दांत का निकलना प्रसव के बाद 5वें माह में पड़ेगी, निकलेगा, ठीक है ना। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं आगे, ये अनुपातिक अंगों का हो गया था। इसमें एक और क्वेश्चन ध्यान आ गया, देखिएगा, एक अनुपातिक अंगों में परिवर्तन से एक और आता है। जैसे इष्टमक बाह्य रूप से हमें नहीं दिखाई दे रहा था, तो उसने अपने एक निश्चित अनुपात में दांत निकाले और अपना बता दिया कि भाई कौन से अवस्था में आपको क्या 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 लेना है, ठीक है ना। जैसे जैसे परिपक्व हुआ दांत, वैसे वैसे उसने दे दिए। दूसरा क्वेश्चन यहीं से अंगों की परिपक्व अनुपातिक अंगों से बनता है, कौन सा, कि बालक के दाढ़ी मूछ के बाल का आना और बालिकाओं में वक्ष स्थल में उभार आना कौन से अंग की परिपक्वता बताते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, यौन अंगों की परिपक्वता, क्योंकि यौन अंगों को हम बाह्य रूप से नहीं समझ पाते हैं, परिपक्व हुए नहीं, तो उनके लिए भी इंडिकेशन है। जैसे इष्टमक का इंडिकेशन क्या था, दांत था, ऐसे ही यौन अंगों की परिपक्वता का इंडिकेशन क्या है, बालकों में दाढ़ी मूछ के बाल का आना और बालिकाओं में वक्ष स्थल का में उभार आना, ठीक है ना। ओके, तीसरा इसमें आता है आपका पुराने गुणों का ह्रास। देखो अनुपातिक अंगों वाला पूरा क्लियर है ना। फिर आता है पुराने गुणों का ह्रास। पुराने गुणों में क्या होता है, जीव विकास के क्रम में नवीन विशेषताओं का उदय पूर्व या पुरानी विशेषताओं का लोप होता रहता है, मतलब पुराने गुणों को छोड़ता जाता है और नए गुणों को अर्जित करता है। तो चौथी इसमें विकास के स्वरूप में आ जाएगा नए गुणों का आगमन, मतलब पुरानी रूपरेखा जाएगी तभी तो नई रूपरेखा आएगी। तो चार आपके क्या हो गए विकास के स्वरूप, पहला आकार में
परिवर्तन, दूसरा अनुपातिक अंगों में परिवर्तन, तीसरा पुराने गुणों का ह्रास, चौथा नए गुणों का आगमन। ओके, बात समझ में आ रही है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है, देखो जैसे यहाँ पे है ये अनुपातिक अंगों वाला, देखें अगर तो इनके दाढ़ी मूछ का बाल का आना शुरू हो गया, ठीक है ना, काफी आगे निकल चुके हैं। इसके बाद देखें विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, पहला विकास की परिभाषा, फिर हो गया आपका विकास के स्वरूप, फिर आता है विकास के सिद्धांत। तो विकास के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है कि विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है, पैटर्न होता है। ये पैटर्न दो हैं, कौन कौन सा, मस्तकाधोमुखी विकास क्रम और निकट से दूर का विकास क्रम। मस्तकाधोमुखी विकास क्रम जो है इसमें जो विकास होता है वो क्या होगा, सिर से पैर की ओर, मतलब कि जो ये आधार ही है किसका, मस्तकाधोमुखी विकास क्रम का अगर आधार लें, क्या आधार है, मतलब किस आधार पर लिया गया, तो ये है क्या, बनने के आधार पर, बनने के आधार पर, ठीक है ना। कैसे कि गर्भ काल में बालक जब गर्भ में होता है तो उसके कौन से अंग बनते हैं, तो सबसे पहले कौन सा बनता है, सिर बनता है, इसलिए इसे कहते हैं मस्तकाधो, मस्तक के बाद अधो, अधो माने बाहरी, ठीक है ना। तो पहला मस्तिष्क बनेगा, इसके बाद अन्य अंगों का विकास होता है, इसलिए इसे कहते हैं सिर से पैर की ओर का विकास क्रम, या इसे एक और नाम देते हैं सिरस्थ विकास क्रम, ठीक है ना। इंग्लिश में तो आप जान ही रहे हैं, सेफेलोकॉजुअल डेवलपमेंट सीक्वेंस। ठीक, देखो मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में विकास सिर से पैर की ओर होता है। यह विकास क्रम गर्भ में बालक के बनने के आधार, इसको ध्यान रखिएगा, ये जो विकास क्रम दिया है ये गर्भ में बालक के बनने के आधार पर दिया गया है। इस विकास क्रम को सिरस्थ विकास क्रम, अंडरलाइन कर लें, सिरस्थ विकास क्रम भी कहा जाता है, ठीक है। निकट से दूर के विकास क्रम में दूसरा वाला ये जो विकास क्रम है निकट से दूर का, ये क्या है, ये संचलनता या गतिशीलता के आधार पर दिया गया। बॉडी तो बन गई, सिर से पैर की ओर बनी, लेकिन अब उसके अंगों में गतिशीलता आएगी। तो सबसे पहले कौन से अंगों में गतिशीलता आती है, तो हम कहेंगे हार्ट, मतलब केंद्र, ये केंद्र में संचलनता आएगी, इसके बाद अन्य अंगों में संचलनता आएगी या गतिशीलता आएगी। तो देखिएगा यह निकट से दूर के विकास क्रम में विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। यह विकास क्रम संचलनता के आधार पर या गतिशीलता के आधार पर लिया गया है। अर्थात इस विकास क्रम में सबसे पहले गतिशीलता बालक के केंद्रीय भागों में आती है, ठीक है ना। जैसे हृदय में गतिशीलता के बाद अन्य अंगों में गतिशीलता का आना। तो ये हो गया आपका क्या, निकट से दूर का विकास क्रम। देखो सिरस्थ वाले में देखें, ये फर्टिलाइजेशन के बाद देखें तो इसमें सबसे पहले 5 वीक मतलब 5 सप्ताह के बच्चे का भ्रूण है, इसमें सिर का सबसे ज्यादा आकार, इसमें 5 के बाद 10 वाला देखें, इसमें सिर बड़ा बनता जाएगा, 10 के बाद 20 वाले का और बड़ा हुआ, फिर 40 सप्ताह में देखो ये बन गया पूरा धीमे धीमे करके अन्न, ठीक है ना। 40 सप्ताह मतलब 9 माह, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से अगर देखा जाए किसका, मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में, तो ये विकास चलता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर बात आती है दूसरे सिद्धांत की कि विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। मतलब पहले बालक सामान्य क्रियाएं करना सीखता है, धीमे धीमे करके वह विशेष क्रियाओं की ओर बढ़ता है। जैसे ये देखो खड़े होने का या चलने का प्रयास कर रहा है, ये छोटा सा है, धीमे से ऐसे स्थिति में बड़ा होता है, खड़ा होता है, गिरता है, धीमे धीमे करके और बड़ा हुआ, खड़ा हुआ, खड़ा होना सीखेगा, पहले बैलेंस बनाना सीखेगा, फिर टोटल सीधे खड़े होके बैलेंस करेगा। अब ये अवस्था है, इसके बाद वह क्या करने लगेगा, धीमे धीमे करके सीधे ऐसे ऐसे
चलता है। इस वक्त इसके पैर नहीं मुड़ते हैं, वह सीधे चलता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है कि विकास अवस्थाओं के अनुरूप होता है। ठीक है ना। अलग अलग अवस्था में अलग अलग प्रकार का विकास होता है। ठीक। सामान्य रूप से देखते हैं, देखने पर ऐसा लगता है कि विकास रुक गया है या रुक रुक के हो रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जैसे जब बालक के दूध के दांत निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि एकाएक निकल आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी नींव देखो, ये है इनकी जो नींव है वह गर्भ अवस्था के 5वें माह में ही पड़ जाती है और 5 से 6 माह में ये, जब प्रसव के बाद 5 से 6 माह में ये निकलते हैं। ठीक है ना। बात क्लियर है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आता है विकास में व्यक्तिगत विभेद होते हैं। व्यक्तिगत मतलब प्रत्येक, चाहे वो एक ही माँ बाप के हों, चाहे अलग अलग संतान, अलग अलग माँ बाप के हों। ठीक है ना। उनमें क्या होता है, व्यक्तिगत विभेद होते हैं। कोई जल्दी चलने लगेगा, कोई देर से चलेगा, किसी के दांत जल्दी निकल आएंगे, किसी के देर से निकलेंगे, कोई जल्दी बोलने लगेगा, कोई देर से बोलेगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम आप मानिए प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है। ठीक है ना। सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। ओके। फिर आता है आपका विकास में तीव्रता या मंदता होती है। ये भी कहीं ना कहीं उसी सिद्धांत को फॉलो करता है कि किसी में जल्दी हो रहा है और किसी में देर से हो रहा है। ठीक। नेक्स्ट सिद्धांत आता है विकास शिक्षण और परिपक्वता का परिणाम है। विकास शिक्षण और परिपक्वता का परिणाम है। देखो, जैसे छोटे बच्चे में आप शिक्षा दोगे और जैसे जैसे वह बड़ा होगा वही आपका विकास कहलाएगा। जैसे मैंने एक बताया था कि देखो, चाहे वह छोटा घर के माँ बाप हों जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं बालक के, और चाहे आप विद्यालय में ले लो। जैसे चाणक्य कहता है कि अगर आपको अपनी नीति देश के नागरिकों को सुधारना है तो आप उनके छोटे बच्चों पर कार्य कीजिए। क्यों? क्योंकि शिक्षक की गोद में विकास और विनाश ये दोनों ही पलते हैं। अगर शिक्षक चाहे तो छोटे बच्चों में जिस प्रकार का शिक्षण कार्य कर दे और जैसे जैसे वह बड़े होंगे वैसे वैसे उनमें समझ बढ़ेगी, विकास होगा। अगर शिक्षक ने गलत निर्देश दे दिए, जैसे एक शिक्षक थे आपके शुक्राचार्य और एक थे आपके बृहस्पति गुरु। ठीक है ना। दोनों को आप देखिए, एक ने शिक्षण कार्य कैसे कराया, एक ने बालकों को सिखाया कि जितने भी संसाधन है सब पे तुम्हारा हक है, लूट लो, खा लो, जो मिले सबसे ले लो, अगर ना दे तो मार दो। ठीक है ना। लेकिन वहीं आप देखिए बृहस्पति गुरु ने जो शिक्षण कार्य किया तो उनसे बनने वाले देवता बने। उन्होंने दया, धर्म आदि से संबंधित पाठ पढ़ाया और इसने मारकाट वाला सिखाया, तो एक के पढ़ाए हुए राक्षस बन गए और एक के पढ़ाए हुए क्या बने, हाँ, देवता। ठीक है ना। तो एक देवता बन गए और एक दानव बन गए। तो जैसा आप पढ़ाएंगे या बालकों में जिस प्रकार का शिक्षण होगा और जैसे जैसे परिपक्वता आती जाएगी वैसा वैसा बालक का विकास होगा। ठीक है ना। बात समझ में आई। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब आया विकास एक अविराम प्रक्रिया है। ये नया सिद्धांत है कि विकास क्या है, एक अविराम लगातार चलने वाली प्रक्रिया जो गर्भ से लेके और जीवन पर्यंत, मतलब कहूं कि मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। ठीक है। ओके। इसके बाद आता है आपका कि विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो देखो, विकास को वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण, तीसरा आहार, जैसा खाएगा वैसा विकास होगा। ठीक है ना। इसके बाद महत्वपूर्ण रोग और चोट, ये विकास को काफी प्रभावित करते हैं। अगर बचपन में बालक को कोई रोग हो गया तो ये उसके विकास को सीधे सीधे प्रभावित करेगा। ठीक है ना। मान लेते हैं 3 माह की अवस्था में जब वह घर के मेंबर्स या माता पिता को पहचानने का प्रयास करने लगता है, 3 माह में वह अपनी माँ को पहचानने लगता है, मान लेते हैं उसी समय में उसको निमोनिया हो गया। अब वो माता पिता को पहचानने या माता को पहचानने में समय बिताएगा या बेचारा पैसिव अवस्था में पड़ा रहेगा।
कोई विकास नहीं हो पाता है उस वक्त, ठीक है ना। इसी समय में क्या होगा, चोट या वो भी मस्तिष्क की चोट, अगर मस्तिष्क की चोट बालक को लगती है तो ये भी काफी प्रभावित कर देता है उसके विकास को। हम लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चे को ना, सामान्यतः हर घर में आपने देखा होगा, बच्चे को लेंगे ऐसे करके ऐसे खेलते हैं उसके साथ, उसको खिलौना बना लिया। आप उस वक्त में बालक का जो मस्तिष्क होता है ये बहुत ही पूरा मतलब लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में। अगर आपने ऐसे करके और ऐसे छोड़ा और झटके से उसको, इसमें बार बार झटका आता है, अगर ये फ्लूइड इधर उधर हो गया तो मान के चलिए कि ये बालक की, आपकी खेलने की और उसके पूरे लाइफ के लिए मुश्किल हो जाएगी। आप तो खेल रहे, आनंद आ रहा है, लेकिन उसका क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज्यादा उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है ना। कई डॉक्टर मनोवैज्ञानिक भी इसको बताते हैं कि कभी भी बालक के साथ इस प्रकार से नहीं खेलना चाहिए। आप जैसे एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, आप करके देखना, एक जग में या लोटा में पानी भरना और उसको ऐसे भरे हुए को फेंक के और फिर रोक देना, क्या होगा, उसका पानी हिलेगा या बाहर निकल जाएगा। वैसे ही वाला इसके साथ प्रॉब्लम होती है, इसलिए ध्यान दें, बच्चों के साथ ऐसा खेल ना खेलें जो उसकी जिंदगी से खिलवाड़ हो जाए। नेक्स्ट, इसको विकास को प्रभावित करने वाले कारक में क्या आता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे आपका ये देखो, थायराइड, पैराथायराइड, ये जो थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं, ये वृद्धि हार्मोन निकालती हैं वृद्धि के लिए। अगर थायराइड ग्रंथि ज्यादा निकाले तो बच्चे की लंबाई जल्दी जल्दी बढ़ जाती है और बहुत लंबा हो जाए, और अगर नहीं निकाले तो बच्चा छोटा सा बना रहता है। बौनेपन का भी इसके कारण बौनेपन का भी शिकार हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा बुद्धि, यौन, प्रजाति, हवा और प्रकाश भी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए, यौन जैसे बुद्धि ले लीजिए, बुद्धि क्या है, किसी में अच्छी बुद्धि होती है, अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करता है, उसी अकॉर्डिंग पढ़ता है, खाता है, पीता है, व्यायाम करता है, शरीर को स्वस्थ रखता है और उसका विकास अच्छा होगा। दूसरे में IQ कम है, बुद्धि नहीं है, तो वह उन चीजों को उतने अच्छे से नहीं ले पाता है, इसलिए उसकी उतना अच्छा विकास नहीं होता, ठीक है ना। इसके बाद आता है यौन। यौन में बालक और बालिका दोनों आ जाते हैं। बालक, अब यहां देखेंगे तो बालक और बालिकाओं में सबसे पहले विकास और अच्छे से विकास किसमें होता है, बालिकाओं में, और बालक में क्या होगा, देर से होता है। प्रजाति में ये हो जाता है क्या, जैसे निग्रोइड है, कॉकेसाइड है, मंगोलाइड है, तो जिनके बच्चे जिस प्रजाति के उनके माता पिता होंगे वैसे ही होंगे। अगर अंग्रेजों के बच्चे हैं तो उनका विकास उनकी तरह के तरीके से होगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग जो मंगोलाइड में आते हैं, हमारे बच्चे हैं, तो हमारी तरह के से विकास होगा, ठीक है ना। इसके अलावा हवा और पानी, अगर हवा शुद्ध मिलता है तो बच्चे को विकास में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, अच्छा उसका विकास होगा। और अगर हवा प्रदूषित मिली तो क्या होगा, उसको भी उसके विकास में ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगी। जैसे मान लेते हैं किसी गंदे शहर में या प्रदूषित शहर में आपका बालक रह रहा है, तो उसको श्वास से संबंधित होने वाली प्रॉब्लम हो, सब बीमारियों से घिर जाएगा, श्वास लेने वाली समस्याओं से घिर जाएगा, ठीक है ना। फिर आता है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश से हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है, ठीक है ना। तो विटामिन डी से उनके जो त्वचा के अंदर पिगमेंट होते हैं उनके लिए काफी ये हेल्पफुल होता है। अगर आप देखेंगे कि अगर बालक को प्रकाश ना मिले तो बहुत सारे त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, इसलिए डॉक्टर कहता है कि बालकों को, शिशु जो होता है उसके लिए क्या करें, कम से कम सुबह के 2 से 5 मिनट धूप में उसको जरूर रखें, ताकि वह अच्छे से उसके शारीरिक विकास हो सके, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बाद आता है विकास की अवस्थाएं, ठीक है ना। तो देखो, विकास की अलग अलग अवस्थाएं हैं अलग अलग लोगों के अनुसार। जैसे कि हमारे एक मनोवैज्ञानिक हैं रॉस,
तो रॉस ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? जैसे पहली शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है ना। शैशवावस्था इन्होंने 1 से 3 कही है, जबकि पूर्व बाल्या इन्होंने 3 से 6 और उत्तर बाल्या 6 से 12 और किशोर अवस्था 12 से 18, कहीं कहीं 19-20 को 19 भी मिलता है। ठीक है ना। इसके अलावा ये इसमें से क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन अगर आप विकास की अवस्थाओं को देखें तो हरलोक की सबसे ज्यादा आती हैं। ठीक है ना। हरलोक की विकास की अवस्थाएं पूछी भी जाती हैं और उनकी 11 अवस्थाएं हैं। विकास की कितनी? 11 अवस्थाएं हैं, जिनमें देखो पहली इन्होंने क्या मानी है? गर्भावस्था। गर्भावस्था में क्या होता है? यह अवस्था अवधि है गर्भाधान से जन्म तक चलती है, जिसे हम 9 माह या 40 सप्ताह या 280 दिन के रूप में देखते हैं। ठीक है। इस अवस्था से काफी क्वेश्चन बनते हैं। क्या कि विकास की तीव्रतम अवस्था क्या है? सबसे ज्यादा अंगों में विकास कब होता है? अंगों में परिवर्तन कब आते हैं? ये देखिए, तो इनमें सबसे ज्यादा भार, आकार वृद्धि में आकार में वृद्धि, आकृतियों का निर्माण और विकास की तीव्रतम अवस्था। ठीक है ना। तो विकास की तीव्रतम अवस्था कौन सी है? तो गर्भ अवस्था। भार कब बढ़ता है? आकार में सबसे ज्यादा वृद्धि, तो गर्भा अवस्था। कितने समय की? तो 9 माह भी हो सकता है और 40 सप्ताह भी दे सकता है। अगर दिन में देगा तो कितना? 270 से 280 दिन की मानी जाती है। ठीक है ना। दूसरी इन्होंने अवस्था कही है शैशवावस्था, जो जन्म के बाद, मतलब यहाँ जन्म हो गया तो जन्म से दूसरे सप्ताह तक ये अवस्था चलती है, मतलब वही 14 से 15 दिन। इसे समायोजन की अवस्था कहते हैं। अब समायोजन किसकी? समायोजन कौन करेगा? यहाँ पे बालक करेगा। किसके साथ? वातावरण के साथ। लेकिन इस समायोजन कराने वाले होंगे कौन? माता पिता। माता पिता द्वारा समायोजन होगा। बालक का समायोजन होगा किसके साथ होगा? वातावरण के साथ। किसके द्वारा? माता पिता द्वारा। ध्यान रखिएगा। फिर आ जाता है बचपना अवस्था। तो बचपना अवस्था कहां से चल रही है? 2 सप्ताह पूरे हो गए तो तीसरे सप्ताह से दूसरे वर्ष तक। इसे कहते हैं संवेगों की अवस्था। संवेगों की अवस्था क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें मूल संवेग, जैसे आपका क्या आया? क्रोध, प्रसन्नता और घृणा, भय या डर, ये इसको क्या जाते हैं? प्रारंभिक संवेगों की यहाँ उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए इसे कहते हैं बचपन अवस्था को संवेगों की अवस्था। इसके बाद हम चलते हैं कहाँ? नेक्स्ट, पूर्व बाल्यावस्था। चौथी अवस्था बताई इन्होंने, पूर्व बाल्यावस्था, जो कहाँ चल रही? 3 से 6 वर्ष तक। यहाँ पे देखें बालक क्या होगा? आत्म केंद्रित, अपने आप पे मग्न रहने वाला। ठीक है ना। जिद जिज्ञासा की अवस्था। जिद मतलब क्या? 3 से 6 वाला है, ये कहेगा नहीं हमें तो ये चाहिए, ला के दो। क्यों? चाहे कुछ हो, उसे ना दूसरे कारणों से मतलब नहीं रहता है, उसे अपनी मूल जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना है। जैसे भी हो आप ऐसे करके दो। इसी अवस्था में तो हमारे कान्हा भगवान भी तो जिद करते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, और नहीं दोगी तो जे हो लोट धरनी पर तेरी गोद ना आए हो। ठीक है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। तो ये यही अवस्था है जब बालक क्या करता है? जिद करता है। और जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब ये क्या है, ये कैसे चलता है, क्यों होता है, पानी क्यों बरसता है, ऊपर कौन बरसाता है, ऊपर से पानी कौन लाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे उसकी जिज्ञासा होती है, प्रश्न होते हैं जिनमें वह जिनकी वह तुरंत पूर्ति चाहता है। तो माँ से पूछेगा, पिता से पूछेगा, अगर इनके उत्तर उन्हें सही मिल गए तब तो वह बहिर्मुखी बन जाएगा, और अगर उसे उत्तर ना मिले तो फिर वह अंतर्मुखी होता जाता है। यही अवस्था है क्या? पूर्व बाल्यावस्था की, गिरोह या समूह बनाने की प्रवृत्ति। और साथ ही यहीं पे क्या होगा? आदतों का निर्माण, क्योंकि धीमे धीमे जिस समाज में रह रहा है ना, जहां जिस घर परिवार में रह रहा है, वह उसका खाना पीना, बोलना, संस्कृति,
और अन्य चीजों को वह क्या करता है, एक्सेप्ट करता रहता है, जिससे क्या होता है, आदतों का निर्माण होता है। क्लियर। इसके बाद आता है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था कब से चलेगी, 7 से 12 वर्ष तक, जिसमें विशेषताएं देखें तो मानसिक विकास में तीव्रता रहेगी। गंदी अवस्था भी इसको कहते हैं। गंदी अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि यह कपड़े वगैरह अधिकांश गंदे, जो गए बाहर गए, जो करना है करें, गंदे हो गए फेंक दिए, माँ बाप अपने आप देखेंगे। इसीलिए तो क्या है, ये स्वर्णिम युग है जीवन का, कि पूरी जिम्मेदारी यहाँ पे किसकी होगी, माँ बाप की, और हम अपना पूरा आनंद लेने में, लुत्फ लेने में टाइम लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे तीव्र मानसिक विकास में तीव्रता, गंदी अवस्था, प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था, मतलब यहाँ पे ना स्कूल जाना प्रारंभ हो जाएगा। निर्माणकारी व्यवस्था अवस्था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आदत भी आएंगी और नए नए नियम सीखेगा, इसलिए इसे निर्माणकारी अवस्था भी कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो जीन प्याजे वाली, ध्यान रखना। उत्पाती अवस्था, बहुत उद्यम करने वाला, ठीक है ना। ये उत्तर बाल्य अवस्था के गुण होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्या, वया संधि आ जाती है। वया संधि क्या है, ये सेतु अवस्था है। किस किस की, यहां से आ रही थी उत्तर बाल्य अवस्था, यहां से मिलेगी पूर्व किशोरा अवस्था, तो इन दोनों के बीच का ये समय है 12 से 14 वर्ष। ठीक है ना, जहां पे बालक और बालिकाओं दोनों में विभेद होने लगते हैं। बालिकाएं एकदम से 11 से 12वें वर्ष में 10 के बाद 11 से 12वें वर्ष होंगी ना, एकदम से इनकी लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है ना। और बालक वहीं देखे जाएं तो उनके लिए 12 से 14 वर्ष में लंबाई बढ़ती है। शारीरिक परिवर्तन भी आने लगेंगे। अगर क्वेश्चन बनता है क्या कि आभासी परिपक्वता का काल कौन सा है, तो अगर वह संधि दिया हो तो यही समय है आभासी परिपक्वता का काल, क्योंकि इस समय उसे लगता है कि जैसे लड़के होते हैं ना, तो इसी समय में उनकी भारी आवाज होने लगती है, ये वाला कंठ निकल आता है। ठीक है ना। और लड़कियों की पतली आवाज ही रहेगी। लड़कियों के वक्ष स्थल में उभार आना शुरू होंगे और इनके दाढ़ी मूछ के बाल आना शुरू होंगे। तो ये सोचते हैं कि अरे मैं तो परिपक्व हो रहा हूं, माता पिता की तरह मैं भी हो गया। तो ये आभासी परिपक्वता का काल माना जाता है। ठीक है ना। इसके बाद आता है पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था आपकी चलती है 13 से 17 साल और यहां से 18 से 21 तक चलने वाली अवस्था है, वो कौन सी, आपकी उत्तर किशोरावस्था। इस समय में देखो समूह बनाने की प्रवृत्ति, ध्यान दें, समूह हमारे कहां पे, बाल्यावस्था में भी बनाए जा रहे थे, लेकिन वहां पर केवल एक उद्देश्य था कि कुछ टाइम पास हो जाए, काम थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए और कुछ भी नहीं। लेकिन वो उनके ग्रुप के सदस्य एक क्या बोलते हैं उसको, जिम्मेदारी पूर्ण सदस्य नहीं होते, केवल उनका मतलब होता है कुछ समय के लिए खेलें और इसके बाद गायब। ठीक है। लेकिन यहां पे अगर देखें तो ये जो अवस्था है समूह बनाने की प्रवृत्ति, ये एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया होती है। यहां पे बालिकाओं और बालकों के दोनों के अलग अलग समूह बनना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है ना। यहां बालक और बालिकाओं के अलग अलग समूह। संवेगों में अस्थिरता, मतलब कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि शारीरिक विचार अलग कह रहे हैं और आपके समाज के रीति रिवाज अलग कह रहे हैं। ठीक है ना। तो ये क्या करता है, तूफान और झंझावत ला देता है पूरी जिंदगी में, क्या करें क्या ना करें, इसलिए इसे कहते हैं तूफान और झंझावत की अवस्था। साथ में काम शक्ति की प्रबलता, यौन अंगों में विकास होता है भाई, तो ये भी काम शक्ति में प्रबलता का गुण भी यहाँ देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है, अपराध प्रवृत्ति का विकास भी हो जाता है। यहाँ पे नहीं, ये तुरंत निर्णय वाला है ना, यहाँ पे संवेगों में अस्थिरता है, तो जो मन में आए तुरंत के तुरंत कर दिए, बाद में भले पछताते रहे, लेकिन अभी तो ये करना है तो करना है।
समाज सेवा की भावना। देखो कितने विपरीत चीजें चल रही हैं। एक तरफ कह रहे हैं अपराध प्रवृत्ति का विकास, दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, समाज सेवा की भावना। कैसे, जैसे आपने देखा होगा ना, अरे नहीं नहीं ठीक है अंकल हम कर देते हैं, आप चाहिए, वो दूसरे कार्यों के कारण ये समाज सेवा हो रही है, ठीक है ना। यहीं पे मूर्ति रखना, जैसे मैया बैठालते हैं, गणेश जी बैठालते हैं, तो वो सारे के सारे काम भी यहाँ पर चलते रहेंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना भी होती है। अब ये चाहते हैं अब बड़े हो गए, अब हमारे पीछे मत लगो, हमारा चलने दो जो चल रहा है। लेकिन अगर किसी ने उसके विचारों में, उसके कार्यों में थोड़ी भी बीच में अपना क्या बोलते हैं विचार रखा, तो तुरंत विद्रोह की भावना उनमें प्रबल हो जाती है। इसलिए माता पिता से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद अधिकांश इस उम्र में बने रहते हैं। ओके, इसके अलावा वीर पूजा की अवस्था, मतलब यहाँ क्या हो जाता है, वीर पूजा मतलब क्या है, यहाँ ये लोग अपना एक नेता चुन लेते हैं, नेतृत्व के विकास होता है इसमें। तो जो इनके गिरोह का या इनके समूह का सबसे बड़ा मुखिया होगा, उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को डालेंगे और एक अपना आदर्श भी, मुझे ऐसा बनना है। वो वीर पूजा में कोई महान व्यक्ति भी हो सकता है और उनके ग्रुप का, समूह का मेन कैंडिडेट भी हो सकता है। व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता अलग, समाज में घर परिवार से अलग इनकी मित्रता शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। व्यवसाय चुनने की अवस्था, अब यहाँ पे इस समय में ये व्यवसाय किसी ना किसी रूप में व्यवसाय देख लेंगे। अगर पढ़ रहे हैं तो कोई गृह विज्ञान लेगा, कोई कृषि लेगा, कोई बायो लेगा, कोई मैथ लेगा, कोई कॉमर्स लेगा, ये भी व्यवसाय का एक रूप है। और दूसरे अगर अनपढ़ हैं तो कोई पान ठेला की दुकान खोलेगा, कोई मिस्त्री बनेगा, कोई ड्राइवर बनेगा, कोई खेती का काम करेगा, कोई गाय भैंस खरीद लेगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे ये कोई ना कोई निश्चित समय तक व्यवसाय अपना चुन लेंगे। क्लियर है ना। इसके बाद आता है आपकी 9वीं अवस्था, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ अवस्था 21 से आपकी 40 साल तक चलेगी। इसमें अगर घर परिवार या शादी विवाह होना है तो हो जाएगा, और नहीं होना है तो खेल खत्म, 40 के बाद फिर एक्सपायरी डेट आ जाती है, ठीक है ना। हालांकि आज के समय में ऐसा नहीं होता है, चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पारिवारिक जीवन में प्रवेश हो जाएगा। और जो आपने किशोरावस्था में व्यवसाय चुना था ना, तो चुने हुए व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने की पूर्ण कोशिश इनकी रहेगी। क्लियर है ना। इसके बाद यहाँ पे देखें, नेक्स्ट आता है मध्यावस्था। तो मध्यावस्था 21 से 40 साल तक चल रही है। इसमें सुख शांति व सम्मान से जीने की इच्छा जागृत रहेगी। क्यों, यहाँ तक ये व्यवसाय के जबरदस्त तरीका से बेल की तरह काम करेगा आदमी 40 साल तक, और जितना उसने व्यवसाय का टारगेट बना रखा था, हम करोड़पति बने या ये हो जाए, हमारा घर मकान दुकान सब हो जाए, ये 40 साल तक वह पूरी कोशिश करेगा। और जितना रुपए कमाएगा, अब वह कहेगा अरे अब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, 41 से 60 के बीच में, इतना कि इसके बच्चे भी शादी विवाह लायक हो गए, तो इस समय में फिर वो क्या करेगा, लोगों के घर जाएगा, लोगों से बात करेगा। तो यहाँ से सुख शांति और सम्मान से जीने की इच्छा प्रबल हो जाएगी। और साथ ही एक और सामाजिक रीति रिवाजों में क्या आने लगेगा, दृढ़ता आने लगेगी। ये बात सही है, ये गलत है। और यही व्यक्ति जब वहां था टीनेज में, ठीक है ना, किशोरावस्था में, तो समाज में विद्रोही की भावना थी, नहीं ये रीति रिवाज तो खराब है, ऐसे नहीं होना चाहिए, नए ढंग से होना चाहिए। लेकिन अब खुद ही समझदार बन गया और कह रहा है नहीं ये बढ़िया है। अब अपने बच्चों को बता रहा है, नहीं बेटा ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ठीक है ना। और बच्चा जान रहा होता है, पिताजी मुझे पता है, दादा बताए थे कि आप भी कम नहीं रहे हैं, ठीक है। आज नेक्स्ट आती है आपकी क्या, वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था 60 के बाद मृत्यु पर्यंत, मतलब जब तक वो जिए तब तक वो चलेगी। इस अवस्था में क्या होता है, शारीरिक और मानसिक
बहुत शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों से ही बहुत ज्यादा दुर्बल हो चुका होता है। इसलिए हर जगह हर कोई, अब बूढ़ा हो गया एक कोने में बैठा रहेगा, लोग चिल्लाएंगे, ताने देंगे, अब वो देख रहा होता है कि सब कुछ मैंने किया, ये किया वो किया, और अब हमारी स्थिति ये है, एक कोने में उसको चारपाई मिल जाती है और दरवाजे पर उसका डेरा मिल जाता है। तो यहाँ पे बड़ा अपमान वाली अवस्था और शारीरिक और मानसिक रूप से तो चले ही जाता है। इसलिए इसी तो लिए तो कहते हैं लोग, क्या बात है भाई, सठिया गए हो क्या? सठिया गए मतलब 60 के पार गए। 60 के पार जाने से क्या होता है, शारीरिक और मानसिक दुर्बलता आ जाती है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई? इसके लिए देखो एक मैंने ट्रिक भी बनाई थी, आप लोगों को बहुत फायदा देगी। सारी अवस्थाओं को मैंने 6 लाइन में डाला है, ये आप देखिएगा, पढ़िएगा, अगर ये याद हो गई तो आपको कोई भी पेपर में कम से कम इन अवस्थाओं के क्वेश्चन तो गलत नहीं होंगे। कैसे, देखो, गर्भ में बाहर आकार बड़ा, मध्य बड़ा, शैशव बड़ा, विश्व आकार। गर्भ में बाहर आकार, हमने अवस्था देखी थी ना कि गर्भ में बालक का क्या बाहर और आकार बढ़ता जाता है, ठीक है ना। शैशव विश्व आकार, शैशव मतलब क्या होता है, जन्म हो गया, तो अब यह समायोजन वाली अवस्था है, अब ये प्रसव के बाद की अवस्था है। इसके बाद बचपन, हर्ष भय क्रोध बड़ा, हर्ष भय प्रेम क्रोध, ये सारे मूल संवेग वाली बात है, ये सब बढ़ते हैं बचपन अवस्था में। इसीलिए तो बचपन अवस्था को क्या नाम दिए थे, संवेगों की अवस्था, ठीक है ना। और बाल्या जिद समूह आकार, और बाल्यावस्था में क्या था, जिद समूह आकार, जिद और जिज्ञासा भी ध्यान रखेंगे। वया ने सेतु काम किया, वया मतलब सेतु अवस्था, और सेतु मतलब जोड़ना भी होता है, तो वया अवस्था ने क्या किया, वया ने सेतु काम किया, दोनों में किया विभेद, दोनों में अंतर, मतलब बालक और बालिकाओं में दोनों में अंतर कर दिया। और किशोर में अस्थिरता बढ़ी, किशोर अवस्था में क्या बढ़ेगा, अस्थिरता बढ़ जाएगी, संवेगों में अस्थिरता, जैसे हमने क्या कहा था, तूफान, झंझावत और किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति। तो किशोर में अस्थिरता बढ़ी, राह हमेशा खेद, फिर इन्हें जो कर गुजरते हैं ना इस अवस्था में, इसके बाद हमेशा सोचते रहते, अरे बड़ा गलत हुआ, ऐसा नहीं करना था, बहुत हो गया, अब दुख बना रहेगा लेकिन लौटने वाला कुछ नहीं है। प्रौढ़ में घर परिवार बड़ा, प्रौढ़ आ गए 21 से 40 वाला, इसमें घर परिवार मतलब शादी विवाह हो जाएगा, साथ में बच्चे भी हो जाएंगे। मध्य बड़ा सुख सम्मान, और मध्य अवस्था आएगी तो 41 से 60 वाली, क्या बढ़ेगा, सुख और सम्मान। अब जो कुछ कर लिया बड़ा ठीक है, जो हो गया हो गया, तो अब वह सुख प्राप्त करने की और सम्मान प्राप्त करने की चेष्टा रखेगा। ठीक, लास्ट है, अब हिरास अवस्था आ गई, वृद्ध हुआ भारी अपमान। अब हिरास अवस्था, हिरास किस रूप से, दो रूप में बताए थे ना, एक शारीरिक रूप से हिरास और दूसरा मानसिक रूप से हिरास। अब शरीर और मन दोनों से आप टूट गए तो वृद्ध का, बूढ़े का फिर अपमान होता रहता है, इसलिए वृद्धावस्था को अपमान की अवस्था भी कहा जाता है। इसी के साथ ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है, आप लोग इसको देखें और अपने क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे YouTube चैनल कलब्रिक्स ट्यूटोरियल्स पे आप कमेंट्स करें, हम आपके जरूर उत्तर देंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।